चैप्टर 7 जो चल रहा है उसमें हम अब नए टॉपिक पर आ चुके हैं, आगम की अवधारणाएं। ठीक है, आगम की अवधारणा क्या है देखते हैं। हिंदी मीडियम, एमपी बोर्ड, क्लास 12 अर्थशास्त्र। आगम की अवधारणा देखो, रेवेन्यू लिखा है ना इंग्लिश में और हिंदी में आगम। एमपी बोर्ड के जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं सीबीएसई या एमपी बोर्ड के 11 के, उनको मैंने अच्छे से समझाया था रेवेन्यू क्या होता है। ये वही है, अकाउंट में समझाया था हमने, पर अब यहाँ पर समझाना पड़ेगा क्योंकि बहुत से बच्चे जो मेरे से नहीं पढ़े हैं वो भी देख रहे होंगे वीडियो। देखो, आगम का मतलब होता है वो मेन काम, वो मुख्य गतिविधि जिसके लिए आपने व्यवसाय को आरंभ किया है, चालू किया है। जैसे आप टी शर्ट बनाकर बेचते हो, रेडीमेड बनाने का आपका कारखाना है, तो आपका मेन उद्देश्य क्या हुआ? टी शर्ट को बेचना, राइट। तो आप अपने जब प्रोडक्ट उत्पाद को बेचते हो, जितने में बेचते हो वो क्या कहलाती है? आगम। सर वो तो उस वस्तु की कीमत कहलाती है। नहीं, मेरी बात को समझो। यदि आपने एक टी शर्ट बेची, आपका गुड्स उत्पाद क्या है? एक आपने टी शर्ट बेची 500 रुपए में, तो जितने में बेची वो आपके लिए आगम है, क्योंकि कीमत से कम में भी आप बेच सकते हो ना भाई। आपने 600 रुपए कीमत रखी, पर आपको सौदेबाजी में आपको क्या करना पड़ा? वो कितने में बेचनी पड़ी? 500 में। तो मैं कीमत की बात नहीं कर रहा हूं, आपने जितनी सी टी शर्ट कुल मिलाकर बेची जितने रुपए में, वो आपकी क्या होगी? आगम होगी। जैसे कि 500 रुपए की एक टी शर्ट और आपने 4 टी शर्ट बेची, तो कितने हुए? 2000 रुपए। 2000 रुपए आपकी आगम कहलाएंगी। तो क्या फॉर्मूला क्या हो गया? क्वांटिटी जितनी सेल करी 4, है ना, मात्रा जितनी की विक्रय की गई इनटू उसकी जो कीमत थी, राइट, वो क्या होगा? आगम होगा। ये रहा नीचे आपको उदाहरण, कुल आगम या कुल आगम और या कुल आय, टोटल रेवेन्यू। नीचे सूत्र दिख रहा है आपको, टोटल रेवेन्यू मतलब टीआर इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू वस्तु की मात्रा जितनी हमने बेची, विक्रय की गई, इनटू जिस कीमत पर की गई। ठीक है, चलिए हम आगम को यहां पर इन्होंने जो बोला है उसको देखते हैं। एक उत्पादक या विक्रेता के रूप में फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। अतः एक उत्पादक, अब देखो बात को यहां पर फिर से समझो, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम ये मत भूलो हम कहां पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। हम माइक्रो में पढ़ रहे हैं, है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जिसमें हम केवल एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ चुके हैं एक ग्राहक के रूप में, एक उपभोक्ता के रूप में। अब हम एक उत्पादक के रूप में, एक विक्रेता के रूप में देख रहे हैं कि वो कैसे डिसीजन लेता है। तो एक उत्पादक के रूप में आपको क्या क्या जानना जरूरी था? आपको जानना जरूरी था कि आप कितना उत्पादन करोगे तो कितनी लागत होगी, जो हमने कहां पढ़ा? उत्पादन लागत में। उत्पादन के साधनों का किस प्रकार प्रयोग करोगे कि कितना उत्पादन हो, वो हमने 6ठे चैप्टर में पढ़ा। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि जो हमने उत्पादन कर लिया है उसकी लागत भी हमने निकाल ली है ना, अब उसको कितने में बेचे, अब वो हम सीखने वाले हैं। ठीक, और वो किस प्रकार से प्रभावित होगा, किन चीजों से प्रभावित होगा, वो समझने आ रहे हैं। तो यह उत्पादक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? अधिकतम लाभ, वो इसी के लिए काम कर रहा है, राइट। अतः एक उत्पादक के रूप में फर्म अपनी उत्पादन लागत को न्यूनतम करना चाहेगी। उत्पादन लागत मतलब कुल औसत लागत। औसत लागत को क्या करना चाहेगी? कम से कम। अब प्रश्न यह उठता है कि एक फर्म वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादित करे, तो कितनी मात्रा उत्पादित करेंगे वो इस बात पर जिससे कि उसका लाभ अधिकतम हो सके, इसका निर्धारण वस्तु की बिक्री से मिलने वाली आय और वस्तु के उत्पादन लागत की तुलना के आधार पर होगा। भाई कितने में बनी और कितने में हम बेच सकते हैं।
क्योंकि आपने एक चीज देखी थी बेटा कि उत्पादन में, ठीक इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि उत्पादन की लागत एक समय बाद क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, औसत लागत बढ़ती चली जाएगी, तो हम कहां रुक जाएंगे, न्यूनतम पर रुक जाएंगे, उससे ज्यादा उत्पादन करेंगे क्या, फिर चेक करेंगे कि हम इसको कितने पर बेच सकते हैं, क्योंकि इसी के बीच की दूरी ही हमारा अधिकतम लाभ है, हाँ या ना। एक फर्म के लिए साम्य उत्पादन की मात्रा वो होती है, साम्य मतलब संतुलन, संतुलन मतलब वही न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम लागत में मान लो हम 1000 टी शर्ट बना रहे हो जहां पर हमारी औसत लागत क्या है, न्यूनतम है, और वही हम बेच रहे हैं, तो हमारी ये साम्य का मात्रा हो गई, है ना। साम्य उत्पादन की मात्रा वो होती है जिस पर उसका लाभ क्या होगा, अधिकतम होगा, है ना, क्योंकि लागत न्यूनतम हो जाएगी और हम जितना भी महंगे में बेच सकते हैं बेचेंगे, राइट। अतः फर्म के साम्य उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने के लिए फर्म की लागत वक्रों को एवं आगम वक्रों की आवश्यकता होती है। मतलब अब हम दो चीजों का मिलान करके देखते हैं, लागत और आगम दोनों का। तो पहले हमको आगम समझना पड़ेगा कि आगम के वक्र बनते कैसे, लागत के तो देख लिया हमने, राइट। चलिए, तो यहां पर आ गए आगम का अर्थ, वैसे मैं समझा चुका हूं पर यहां पढ़ के देख लेते हैं। एक उत्पादक या फर्म को उसके द्वारा उत्पादित की गई वस्तु की बिक्री से जो मूल्य प्राप्त होता है, जितने में वो बेचेगा, वो क्या होगा, आगम। फर्म की आय या आगम कहलाता है। बेटा प्रॉफिट नहीं है, अरे आपने कोई चीज 700 रुपए में बेची, कोई प्रॉफिट 700 रुपए का हो गया क्या, नहीं, प्रॉफिट तो कब निकलेगा, इस 700 में से उसकी लागत घटाओगे, तो हम 700 रुपए को यहां आगम या आय कह रहे हैं। फर्म की आय आगम शब्द का प्रयोग निम्न 3 रूपों में किया जाएगा, आगे हम समझेंगे इसको 3 रूपों में, क्या, कुल आय या कुल आगम, एवरेज औसत आगम, या मार्जिनल आगम। फिर से आ गया मार्जिनल साहब, अरे नहीं, मैंने पहले ही बोला था नहीं छोड़ेगा ये, ठीक है। चलिए, कुल आय का मतलब एक फर्म या उत्पादक को दिए हुए समय में, ओ हो सर दिए हुए समय, हाँ मतलब समय तो फिक्स रखना पड़ेगा ना, कितने समय की हम बात कर रहे हैं, 1 महीने, 6 महीने, 10 महीने, कितने महीने, राइट। एक दिए हुए समय में उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की बिक्री से जो कुल धन राशि प्राप्त होती है उसे फर्म की कुल आय कहते हैं, ठीक। फर्म की कुल आय फर्म की कुल उत्पादित मात्रा को उसके प्रति इकाई मूल्य से गुणा करके प्राप्त की जाती है, वही जितनी मात्रा में हमने बेची और उसकी जितनी कीमत थी, ठीक। टी आर टी क्यू सब मालूम पड़ गया। चलो, औसत आय या औसत आगम, भाई जितने में अपन ने बेची, भाई औसत का मतलब हमेशा ध्यान रखो क्या, एक इकाई की, एक इकाई की। अब लागत होगी तो एक इकाई की लागत, आगम होगी तो एक इकाई की आगम, मतलब आपने उसको आखिर कितने में बेची, उसकी कीमत कितनी लगे। मैंने कहा मैंने 2000 रुपए में 4 टी शर्ट बेची, बताओ एक टी शर्ट कितने में बेची, 2000 भागित 4, तो 500 रुपए की एक, राइट, है ना, वही क्या हो गई, औसत। तो औसत को हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं कि कितने की पड़ी बेचे, मतलब हमने कितने में एक टी शर्ट को बेची। तो अलग अलग ग्राहक होंगे ना, अलग अलग कीमत होती है ना। टी शर्ट पे 600 रुपए प्रिंट है, कितना, 600 रुपए, पर कोई व्यक्ति एक खरीद रहा है तो मैं उसको 550 की दे रहा हूँ, पर एक व्यक्ति ने 4 खरीदी तो मैंने उसको क्या करा, 4 की कीमत कितनी लगाई, 2000, तो अब एक की कीमत कितनी हो गई, 500। वैसे आप एक खरीदोगे तो कितने दूंगा, 550 रुपए, हाँ या ना, पर आपने 4 खरीदी तो क्या हो गया, अब एक टी शर्ट कितने की बेची मैंने, 500। अलग अलग हो रहा है ना, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कीमत ही औसत है, हम ये कहेंगे औसत ही कीमत हो गई। औसत क्या हो गई,
कीमत हो गई जिस केस में जितनी मात्रा में और जितनी उससे पैसे लिए, ठीक है। तो औसत आगम का मतलब हुआ औसत आय या औसत आगम एक फर्म की प्रति इकाई बिक्री मूल्य। अंडरलाइन कर लो, प्रति इकाई बिक्री मूल्य। यही कारण है कि इसे प्रति इकाई मूल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति इकाई मूल्य भी कहा जाता है। औसत आय फर्म की कुल आय में वस्तुओं की बेची गई इकाई की संख्या से भाग देने पर आएगा। भाई जितने में बेचा भागित जितनी संख्या बेची, है ना, ठीक है, हो जाएगा, है ना, ये सूत्र ध्यान रखना। अब इसके बाद में सीमांत आगम। सीमांत आगम क्या होता है भाई? सीमांत आगम होता है, क्या होगा? एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन आया, सीमांत आगम। या फिर दूसरे शब्दों में एक अतिरिक्त इकाई जितने में हमने बेची, अगली वो इकाई हमने जितने में बेची वो क्या है? उसकी सीमांत आगम है, ठीक है। देख लो, एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से फर्म की कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आय। दूसरे शब्दों में फर्म की सीमांत इकाई की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को सीमांत आय बोलेंगे। सीमांत इकाई नहीं, इसको सीमांत इकाई की बजाय आप क्या लिखोगे? एक और इकाई, अतिरिक्त इकाई को बेचने से, है ना, सही शब्द ये कि अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो प्राप्त होने वाली जो आय है उसको सीमांत आगम कहेंगे। ठीक, उदाहरण आप पढ़ के देख लेना, सामान्य है, कोई भारी उदाहरण नहीं है। यहाँ पर आपको इन तीनों में संबंध बताया गया है, कुल आय, औसत आय और सीमांत आय। देखो क्या हो रहा है, कुल आय बढ़ती जा रही है, राइट, जैसे जैसे हम जितनी इकाई बेचेंगे भाई बढ़ती जाएगी ना, सिंपल सी बात है। जितने का, अरे मेरा कैमरा हिल गया यार, हाँ, क्या जितनी इकाई बेचेंगे उतना कुल आगम बढ़ता जाएगा और औसत आय मतलब घटता जाएगा, प्रति इकाई कम होती जाएगी। इसलिए कोई सा भी बिजनेस ज्यादा से ज्यादा क्या बेचना चाहता है। सारा खेल बेटा संख्या का है। चाइना आगे क्यों है? क्योंकि वो बहुत मात्रा में उत्पादन करता है जिससे उसकी औसत आय क्या हो जाती है? कम, और बहुत मात्रा में बेचता भी है इसलिए उसका प्रॉफिट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो औसत आय यहाँ पर और सीमांत आय भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। पर बेटा इसमें याद रखना, कोई व्यक्ति ऐसा थोड़ी ना माइनस में बेचेगा, है ना। तालिका देख लेना, इन तीनों में संबंध है और ये रहा ग्राफ आपके सामने, है ना। कुल आय कहाँ से चालू होगा? जीरो से चालू होगा। क्यों? क्योंकि नहीं बेचोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना। जितनी जितनी इकाई बेचते जाओगे ये बढ़ता चला जाएगा और एक समय बाद ये थोड़ा क्या हो जाएगा? गिरने लगेगा, है ना। क्योंकि आपको एक्चुअल में ये है ना, यहाँ पर कल्पना ये की गई है कि कुल आय को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो उसकी कीमत है उसको कम करते जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था ना, एक टी शर्ट हम 550 में बेचते हैं, पर अगला ग्राहक क्या हमसे करेगा? मोल भाव कि 4 ले रहा हूं भैया, वैसे तो 2200 की होती है 550 के हिसाब से, पर दूंगा 2000, तो हमको कम करना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगला ये बोले कि भैया 10 ले रहा हूं 300 में दे दो। नहीं दे सकते भाई, मेरे को ही नहीं बन रही। ठीक है, 450 में लगा लूंगा, 10 ले रहा है 450 के हिसाब से लगा लूंगा, हाँ या ना। ये वही है, ये रात दिन हम करते हैं, है ना। तो उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये उच्चतम स्तर क्या हो जाएगा? 450 के रेट से हो जाएगा, उसके बाद उसको क्या हो जाएगा? घाटा होने लगेगा। तो वहां तक तो व्यक्ति जाता ही नहीं, उससे नीचे तो सौदा करेगा ही नहीं, ठीक है। ये ग्राफ को आप देख लेना, ये ग्राफ बिल्कुल वैसे ही है समझने के हिसाब से जैसे कि हमने अभी लागत के समझे थे, ठीक है।
तो औसत आय और सीमांत आय में संबंध बिल्कुल पूछा जाता है। ग्राफ ऊपर से चालू हो रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ भी बेचोगे तो ये यहां से चालू हो रहा है ना, और ये क्या होगा, कंटिन्यू गिरते जाएगा, है ना। क्यों गिरते जाएगा? क्योंकि आप रेट कम करते जा रहे हो, है ना। आप 550 से 450 तक आ गए कम करते करते। जितनी इकाई ज्यादा बेचनी पड़ेगी आपको, उसका प्रति इकाई आय क्या हो जाएगी आपकी, कम होने लगेगी, इसलिए गिरता जाएगा, मार्जिनल भी कम होता जाएगा। ठीक है, संबंध यही है कि भैया मार्जिनल नीचे होगा और ये ऊपर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्जिनल तेजी से गिरेगा, इसलिए ये नीचे की तरफ होगा, और औसत क्या है, धीरे असर होगा। अच्छा, हर जगह याद रखना, हीरो कौन है, सीमांत है, उसी का सब दूर प्रभाव है। ठीक है, इसको पढ़ के देख लेना बेटा यहाँ पर। बाकी ये जो नीचे अगले पेज पे दिख रहा है ना, उत्पादन के मानचित्र, है ना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये 7.9 वाला रेखा चित्र देखना है और संबंध देखना है। ठीक है, आईएमपी टाइप का है। ठीक है, कीमत विश्लेषण में आगम अवधारणा का महत्व, ये जरूर करना है, काटना नहीं है इसको, है ना। कीमत विश्लेषण में आगम अवधारणा का महत्व, चलिए देखते हैं। संतुलन मात्रा का निर्धारण, बाजार का चाह मतलब वो कैसा है, पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण है, एकाधिकार है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या नहीं है? ये कि वो बाजार कौन सा है, पूर्ण प्रतियोगिता है, मतलब सिलेबस में सिर्फ 2021 के एग्जाम के लिए नहीं है, है ना। एक्चुअल में ये बात सच है कि पहले ये पढ़ाया जाता है, फिर ये विश्लेषण पढ़ाया जाता है। पर दिक्कत ये है कि ये पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण, एकाधिकार, ये सब खत्म कर दिया है, इस साल नहीं है। तो ये जो टॉपिक है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस आप तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखो, और मतलब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि समझने वाली चीज उन्होंने अभी हटा दी है। कोई भी रूप हो, ठीक, संतुलन का निर्धारण वहां होता है जहां अतिरिक्त इकाई से प्राप्त राशि मतलब सीमांत आय, उस अतिरिक्त इकाई की लागत मतलब सीमांत लागत दोनों बराबर हो। जहां पर सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर होगी, वहां पर क्या आ जाएगा, बाजार का संतुलन आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कीमत का निर्धारण कैसे होगा? तो अब ये दिक्कत ये कि ये कंडीशन है कि एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म फर्म ही स्वयं स्वयं कीमत का निर्धारण करती है ना। ये जिसे रूप बताया गया ना, तो उसमें दो रूप है फर्म बाजार के, एकाधिकार और अपूर्ण। इसमें ये फर्म ही क्या करती है, कीमत तय करती है। और कीमत कैसे तय करती है? संतुलन के रूप में एवरेज रेवेन्यू बना है, अर्थात वो मात्रा जिस पर कीमत पर वस्तु बेची सकती है, वो मतलब ये खुद ही निर्धारित करती है। ठीक है, और पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार निर्धारित करता है। ठीक है, लाभ हानि का अनुमान कैसे लगेगा? जब औसत आय और औसत लागत, जब औसत आय औसत लागत से अधिक होती है तो क्या होगा, फर्म असामान्य लाभ होगा। याद करो, मैंने ये चैप्टर चालू करने से पहले आपको बताया था कि अल्पकाल में अधिलाभ होता है। एक उदाहरण दिया था मैंने अपने कोचिंग का, है ना, कि अल्पकाल में अधिलाभ होगा, पर दीर्घकाल में ये अधिलाभ खत्म होके कहाँ जाएगा, सामान्य लाभ। राइट, तो ये जो तीसरा सिचुएशन जो बनाया ना लाभ हानि का, असामान्य लाभ, ये अधिलाभ है, असामान्य, सामान्य नहीं, असामान्य अधिलाभ की सिचुएशन है ये। कब होगी अधिलाभ की सिचुएशन? जब औसत रेवेन्यू, औसत आगम औसत लागत से अधिक। ठीक, और सर सामान्य लाभ कब होगा? जब औसत लागत और औसत रेवेन्यू दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सर आपकी बात समझ में नहीं है, किसी चीज की लागत और उसको बेचने की कीमत दोनों बराबर हो जाएगी तो आदमी धंधा ही क्यों करेगा? इसमें कहां सामान्य लाभ है बेटा? हमने जब लागत पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि लागत में सामान्य लाभ को भी जोड़ दिया गया है। तो ये औसत लागत एक्चुअल में इसमें वो सामान्य लाभ है।
इसलिए औसत लागत और औसत आय मतलब कि आगम दोनों बराबर, यहां पर सामान्य लाभ है। दीर्घकाल में ये होता है। अल्पकाल में जरूर आपकी औसत आय औसत लागत से अधिक होगी, जो कि असामान्य लाभ या अधिलाभ कहलाता है। ठीक है। कीमत परिवर्तन का प्रभाव कुल आय में वृद्धि या कमी तथा उसकी मात्रा के आधार पर यह देखा जा सकता है कि कीमत परिवर्तन का फर्म की लाभदायकता पर प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, बस इतना ही है इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। कल हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 कौन सा है? उत्पादक का संतुलन, है ना, जो कि हमारे सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो याद रखना चैप्टर नंबर 8 हमारे सिलेबस से 2021 के लिए नहीं है, इसलिए आपको सीधे वीडियो मिलेगा चैप्टर 9 का। ठीक है, चैप्टर 9 का वीडियो मिलेगा, चैप्टर 8 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना ही है आज के लिए।